स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, जो हमने आधुनिक इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट की है, तो आज हम लोग उसी आधुनिक श्रृंखला के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे मैसूर का युद्ध, मैसूर की क्रांति यानी मैसूर का इतिहास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग बहुत से एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं। तो मैंने सोचा है कि एक ही वीडियो में पूरे जो मैसूर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सभी को हम कंप्लीट करवा दें और एक ही वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, हमारे देश में जानते हैं कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो ये तो निर्धारित हो गया था कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो जाएगा। फिर उसके बाद जब जैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों का शासन बहुत अधिक बढ़ गया था हमारे देश में। तो उनका था कि हम लोग दक्षिण भारत में, यानी कि इंडिया का जो ये नीचे का हिस्सा होता है, नीचे का इंडिया का जो इधर का हिस्सा होता है, इसे कहते हैं दक्षिण भारत। तो अंग्रेज सोचते थे कि इधर बंगाल में तो हमारा शासन हो ही गया है, दक्षिण भारत में भी अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। उस वक्त दक्षिण भारत में फ्रांसीसी भी थे, तो वो चाहते थे कि फ्रांसीसी यहाँ से क्या हो जाए, निकल जाए, फ्रांसीसी यहाँ से निकल जाए तो हम यहाँ पर अपना शासन करें। लेकिन फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी किसकी मदद कर रहे थे? तो मैसूर वाले को, मैसूर के शासकों का, यानी कि जो हैदर अली जो यहाँ का शासक हम लोग पढ़ेंगे, तो उनके पक्ष में थे। तो इसलिए अंग्रेज़ों को इनसे लड़ाई लड़नी पड़ी, यानी दक्षिण भारत में अगर अपना पाँव जमाना था तो मैसूर को हराना जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने मैसूर में लड़ाई लड़ी और 4 लड़ाइयों हुई मैसूर से अंग्रेज़ों की, और 4 लड़ाइयों में से आखिरी जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो कहानी ख़त्म हुआ। तो चलिए हम लोग इसी इतिहास को समझते हैं। देखिए, जो पहले ये जो मैसूर वाला इतिहास है, ये पहले आता था जो बहमनी साम्राज्य हम लोग पढ़े थे। तो बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हो गया, बहमनी नहीं, विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य, जिसमें कृष्ण देवराय सब कई सब जो इतिहास है, तो वही बहमनी, उसी को कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य का 1565 में तालीकोटा के युद्ध में एक प्रकार से समापन हो गया, एक प्रकार से समाप्त हो गया। तो बहमनी साम्राज्य के बाद वहाँ पर एक राजा वंश बना था, तो उस राजवंश का नाम था चिक्का। उस राजवंश का क्या नाम था? चिक्का वंश था। तो चिक्का वंश का जो राजा था उसका नाम था कृष्णराज। क्या नाम था? कृष्णराज नाम था। और इसके 2 मंत्री थे। इसके 2 मंत्री कौन? नंदराज एवं देवराज। ये दोनों मंत्री थे और ये राजा को अपना गुलाम बना लिए। गुलाम का मतलब कठपुतली बना दिए कि तुम बस राजा बन के बैठे रहो। इनको 2-4 रानी थमा दिए होंगे। हमारे देश में राजाओं का ऐसा इतिहास ही रहा है कि बस इनको शराब और शबाब मिल जाते थे, उसी में क्या रहते थे, मस्त रहते थे। तो जो चिक्का राजा कृष्णराज थे, ये अपने रानियों में मस्त रहे होंगे। और इनके जो 2 मंत्री थे, एक थे नंद राजा और एक थे देवराज, यही दोनों अपना क्या कर रहे थे, पूरा शासन चला रहे थे। तो ये दोनों मुख्य हो गए थे, किसी की भर्ती करना, किसी को निकालना, नियुक्त करना, मंत्री बनाना, पूरा काम यही नंदराज और देवराज करते थे। ये कृष्णराज केवल नाम मात्र का था, ये रानियों में व्यस्त रहने वाला था। तो 1755 के समय में हैदर अली जो था वहाँ का, हैदर अली को वहाँ की सेना में नियुक्त किया गया। दिंडीगुल पड़ता है इधर तमिलनाडु। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया ना, ये मैसूर है। ये क्या है? ये कर्नाटक के नीचे का हिस्सा जो पड़ता है मैसूर। मैसूर में ही तमिलनाडु वाला एरिया जो कुछ होता था, जिसका नाम था दिंडीगुल। दिंडीगुल में उसे एक सेनापति नियुक्त किया गया। हैदर अली को क्या किया गया? एक सेनापति नियुक्त किया गया। क्योंकि इसके पिताजी भी इसी ये जो देवराज थे, नंदराज जो देवराज थे, इसी के समय में वो भी एक सेनापति थे, अधिकारी थे। तो पिताजी अधिकारी थे, तो इसलिए इनको भी नौकरी उसी में मिल गई। ये भी सेनापति, मतलब एक प्रकार से अधिकारी बने। तो चूंकि योग्यता इनके अंदर बहुत अधिक थी हैदर अली के पास, लड़ने की सबकी जो कुशलता है, दूरदर्शिता है, बुद्धिजीविता है, अधिक थी हैदर अली के पास, अच्छा सेनापति था। तो ये वहाँ का सेनापति बना दिंडीगुल का 1755 में। और वहाँ का जो राजा था, जो मंत्री था देवराज, उसी के अंडर में ये था। तो हुआ क्या कि जब ये मंत्री बना, सेनापति बना हैदर अली, तो इसने देखा बड़ा अजीब विडंबना है भाई, राजा कृष्णराज के कोई दोनों अपना कठपुतली बनाए हैं। इस सोचा कि हम काहे नहीं इन दोनों को कठपुतली बना ले। 1760 में हैदर अली ने क्या किया, इन दोनों को ही मार दिया, नंदराज और देवराज को, और वहाँ का वास्तविक शासक बन गया 1760 में। ये आपको पता रहे कि 1760 में वो क्या बना, हैदर अली वहाँ का वास्तविक शासक यानी कि प्रमुख शासक बना। अब वहाँ के सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन
जैसे वो वहाँ का सत्ता पे बैठा, इसके ऊपर जो साम्राज्य वो कौन है, मराठा। क्योंकि उस वक्त दक्षिण भारत में बड़ी शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हो चुके थे, कौन, मराठा। और मराठा का जो मैंने एक इतिहास पढ़ाया है उसी में मराठा में समझ लीजिए कि जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद 1712 के बाद से वहाँ के प्रमुख जो थे वो शिवाजी महाराज नहीं बल्कि उनके परिवार के लोग नहीं बल्कि पेशवा एक प्रकार से ब्राह्मण हुआ करते थे, क्योंकि उन लोगों को मानना था कि हम लोग ही सर्वश्रेष्ठ है, तो ब्राह्मण शासक बन चुके थे। अब यहाँ पर जो ब्राह्मणवाद यानी हिंदुत्व की बात करने वाले थे, और नीचे जो था वो एक प्रकार से हैदर अली बन गया था शासक, और ये मुस्लिम शासक थे। तो दोनों में सिंपल से मतलब है कि उतना पटेगा नहीं, तो चूँकि मूर्खता वाली बात है। हैदर अली जब गद्दी बैठा 1760 में, 1782 तक था, फिर ये मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है लड़ाई में 1782 के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो वो याद रखना कि कब मृत्यु हुई थी, 1782 में। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हैदर अली को हराया था, तो हैदर अली को अंग्रेजों से तो कम हार पड़ी थी। सबसे पहले इसको इनको मराठों ने कई बार हरा दिया, 2-3 बार किसने हराया, मराठों ने ही हैदर अली को 2-3 बार हरा दिया। जब हैदर अली अपने आप को मजबूत बनता, उसको किसने हरा दिया, इन मराठों ने हरा दिया। इसलिए हैदर अली क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। तो फिर उसके बाद आता है टीपू सुल्तान। हैदर अली की जब 1782 में मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान वो गद्दी पर बैठता है 1782 में। और 1799 जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, उस युद्ध में टीपू सुल्तान की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग इसी में से हैदर अली के बारे में पढ़ लेते हैं कि हैदर अली के बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछता है एग्जाम में। आपको ये सभी पॉइंट याद रखना हो कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में। कौन से वंश में हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य का हुआ था। फिर उसके बाद जो नंदराज जो कृष्ण राज था किस वंश का था, ये सब बातें आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए हैदर अली के बारे में। तो हैदर अली जो था ये इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मैसूर में ही हुआ था। और 1755 में फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित किया। डिंडीगुल मैंने बताया कि तमिलनाडु में पड़ता है डिंडीगुल, यानी मैसूर से थोड़ा नीचे पड़ता है डिंडीगुल। उसने वहाँ पर क्या किया था, एक शस्त्रागार स्थापित किया था। शस्त्रागार का मतलब जहाँ पर शस्त्र का निर्माण किया जाएगा, आधुनिक हथियार बंदूक सब का निर्माण किया जाएगा, वो भी किसकी मदद से, तो फ्रांसीसियों की मदद से। फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया था। तो यही याद रहे कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि शस्त्रागार का डिंडीगुल में स्थापना किसने किया था, तो हैदर अली ने। कब किया था, 1755 में। फिर उसके बाद 1760 में नंदराज को गद्दी से हटाकर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया। जो मैंने बताया नंदराज कौन, ये कृष्णराज का मंत्री जो था, यही वास्तविकता। इन दोनों को गद्दी से हटाकर क्या बना, 1760 में ये खुद वहाँ का वास्तविक शासक बना। फिर 1782 में इसकी मृत्यु हो गई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है हम लोग आगे समझेंगे। फिर उसके बाद जब 1782 में इसकी मृत्यु हो गई उस लड़ाई में, तो उसकी जगह गद्दी पर कौन बैठा, उसका पुत्र टीपू सुल्तान। और फिर दूसरा लड़ाई में क्या किया, पार्टिसिपेट किया टीपू ने। अब टीपू के बारे में कुछ बातें जान लीजिए कि टीपू ने नया कैलेंडर और सिक्का ढलाई की नई प्रणाली लागू किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नया कैलेंडर और नई सिक्के ढलाई की प्रणाली को लागू करने वाला कौन व्यक्ति था, तो वो था टीपू सुल्तान। कौन था, टीपू सुल्तान। फिर उसके बाद है इसके बारे में, और टीपू सुल्तान के बारे में क्वेश्चन क्या पूछता है कि श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस की मदद से स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्रता के वृक्ष किसने लगाया था, तो स्वतंत्रता के वृक्ष जो था ये लगाने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था टीपू सुल्तान। और कहाँ पे लगाया था, श्रीरंगपट्टनम में। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कहाँ पर स्थापित हुआ स्वतंत्रता का वृक्ष, श्रीरंगपट्टनम में। किस देश की मदद से, फ्रांस की मदद से। तो ये बताए याद रखना है। फिर ये सब है। फिर आगे है यह जैकोबिन फ्रांसीसी क्लब का सदस्य था। जैकोबिन क्या होता है क्लब भाई, ये जो फ्रांस की जो सेनाएं होती हैं उनका जो सदस्यता ग्रहण कर लेता है फ्रांस की जैकोबिन क्लब का, तो उसको एक प्रकार से युद्ध में सैनिक हथियार इस सबकी सहायता मिलती है। तो यह इस फ्रांस की जो जैकोबिन क्लब था उसका भी यह सदस्य था। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था, तो आपको याद रहे कि जो टीपू सुल्तान था हैदर अली का पुत्र, यह जैकोबिन क्लब का भी क्या था, एक प्रकार से सदस्य था। फिर 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया था। नौसेना बोर्ड जानते हैं ना किसे कहते हैं, यानी कि जो नाव वाली जो सेना होती है उसे कहते हैं नौसेना। नाव वाली समुद्री सेना को कहते हैं नौसेना। तो इसने 1796 में नौसेना बोर्ड का भी गठन किया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि नौसेना बोर्ड का गठन टीपू सुल्तान ने कब किया था, 1796 में। फिर आगे है श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के मंदिर पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था। एक्चुअली था क्या कि ये बड़ा धर्मनिरपेक्ष आदमी था टीपू सुल्तान, सभी धर्म को समान समझता था, न किसी धर्म से इसका भेदभाव था, न किसी धर्म के प्रति इसके मन में कोई बुराई थी। तो
मस्जिद भी बनवाता था, मंदिर। अब चूंकि मूर्ख, ऐसे लोगों को तो मैं मूर्ख मानता हूँ। ये जगत गुरु शंकराचार्य हैं। कौन से हैं? शंकराचार्य। और एक तो जगत गुरु भी है, इस जगत के गुरु हैं, और वो अपना खुद एक रहने के लिए मकान नहीं बना पा रहे हैं। और वो जो शंकराचार्य, ये वही है जो 8वीं शताब्दी वाले शंकराचार्य हैं। तो उनके जो मुखिया होते हैं उनको कहा जाता है शंकराचार्य। जो मुखिया मतलब मंदिर के जो मठ के पुजारी होते हैं, मुखिया होते हैं, उन्हें कहते हैं शंकराचार्य। तो उस शंकराचार्य को मंदिर का पुनर्निर्माण, भगवान इनके इतने गरीब है कि अपना मंदिर खुद नहीं बना सकते, तो उनको दान किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि श्रृंगेरी, श्रृंगेरी कहाँ पड़ता है? ये श्रृंगेरी पड़ता है कर्नाटक में। जो शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे ना, तो उसी में से कर्नाटक में एक मठ पर 4 मठ था। तो जैसे एक श्रृंगेरी था दक्षिण में, उत्तर में जो था पड़े होंगे बद्रीनाथ में, और एक पड़े होंगे पुरी में, जो पूर्वी साइड में पुरी भी, और एक द्वारिका सुने होंगे। तो 4 जगह पे जो उसने मठ स्थापित किया था शंकराचार्य मठ, तो उन्हीं में से एक मठ था श्रृंगेरी में शंकराचार्य के नाम पर। तो उसके पुनर्निर्माण के लिए इसने दान दिया था। और इसने सती प्रथा पे भी रोक लगाई थी। इसने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए थे, गरीबों के लिए दान किया था, सभी महिलाओं पुरुषों को बहुत स्वतंत्रता इसने दी थी। तो बहुत महान व्यक्ति था। और सबसे बड़ी बात कि इसके में सेना भी बहुत अधिक क्या थे? हिंदू सेना थी। मंत्री भी इसने उच्च पदों पर हिंदुओं को रखा था, इसलिए कि कोई इससे ये ना कहे कि ये मुस्लिम शासक है। लेकिन मराठाओं से बार बार ये बेईमानी के चलते क्या करते गए? हाथे गए। हमने बताया ना कि मराठाओं में जो पेशवा बने थे वो ब्राह्मण हो गए थे, तो दोनों में थोड़ा सा विवाद तो रहेगा ही। अंग्रेजों पर ये मिला जुला के पूरा आरोप लगाया जाता है, जबकि मराठों के वजह से ये पूरा मैसूर साम्राज्य समाप्त हुआ था। मराठों का भी उसमें कम हाथ नहीं था, लेकिन हमारे देश में मराठों को कौन कहे कुछ। देखिए फिर आगे है अंग्रेज मैसूर युद्ध। अंग्रेज मैसूर युद्ध, जो 4 युद्ध लड़े गए अंग्रेजों और, जिसे कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें 4 युद्ध हुए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। सबसे अधिक अगर इनमें से पूरे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात कही जाए तो यही है, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो पूछा जाता है आंग्ल मैसूर कितने युद्ध हुए थे? तो 4 युद्ध हुए थे। प्रथम कब हुआ था? 1767 से 1769। तो इस वक्त कौन जीवित था? इस वक्त हैदर अली था। मैंने कहा ना कि हैदर अली 1760 से 1782 तक था। तो पहला 1767 से लेकर 1769 तक था, लड़ाई लड़ी गई थी, और इसमें अंग्रेज हार गए थे। क्योंकि उस वक्त हैदर अली बड़ा चालाक था। ये अंग्रेज उस वक्त हैदर अली से लड़ने के लिए, मैसूर से लड़ाई लड़ने के लिए, उसने ऊपर मराठाओं और बगल में निजाम से मदद मांगी थी। लेकिन हैदर अली भी चालाक था, उसने पहले ही मराठाओं और हैदर अली से निजाम से क्या किया था? इधर जो हैदराबाद है इसको निजाम कहा जाता था, इसे निजाम साम्राज्य कहा जाता था। इन दोनों से पहले ही उसने संधि कर रखी थी अंग्रेजों को हराने के लिए। तो अंग्रेजों को आसानी से हरा दिया, क्योंकि उस वक्त भाई मराठा और ये निजाम वाले सोचते थे कि अंग्रेज है, कुछ हमारा कुछ थोड़ी कर पाएंगे। कमज़ोर में हल्के में ले लिए, और हल्के में जानते हैं कि जब किसी को ले लेंगे तो हरा ही देंगे। अंग्रेजों को हल्के में लिया, हैदर अली को हरा दिया। तो पहला युद्ध कौन जीता? पहला युद्ध जीता हैदर अली ने। और संधि हुई कहाँ पर? मद्रास में। जानते हैं कि तमिलनाडु की जो आज राजधानी है कहाँ है? मद्रास है, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है। तो प्रथम पूछा जाता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 तक हुआ, 2 सालों तक चला। अंग्रेज हार गए, और ये संधि जो कहाँ से कब हुई दोनों के बीच में? तो मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि में कही गई भाई, ये तय हुआ कि जब भी अब कभी लड़ाई होगी, मैसूर का लड़ाई किसी भी देश के साथ होगी, देश का मतलब इधर किसी से भी होगा, तो अंग्रेज इनकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी मदद नहीं की। अब देखिए अंग्रेज हारे थे और संधि हुई थी कि अंग्रेज इनकी मदद करेंगे, लेकिन 1771 में मराठाओं ने फिर इस पर मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ऊपर से मराठाओं ने किस पर आक्रमण कर दिया? मैसूर पे। आप अंग्रेजों पर आरोप लगाते हैं, मराठे पे क्यों नहीं आरोप लगाते? मराठे ने कहेंगे मराठे देशभक्त तो इसको हरा दिए भाई मैसूर को। तो मैसूर को जब हरा दिए, जब मैसूर हार गया तो कमज़ोर हो गया एक तरीके से, और अंग्रेजों ने मैसूर की मदद नहीं की एक तरीके से हैदर अली की। तो एक तरीके से जो संधि हुई थी, मद्रास की जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत आपने उनकी मदद नहीं की, यानी संधि का उल्लंघन किया। अब हैदर अली को गुस्सा आया, तो उसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया अंग्रेजों पर। 1780-84 के बीच में द्वितीय युद्ध चालू हो गया। अब लेकिन 1780 से 84 के समय में हमारे देश में जो गवर्नर जनरल बन के आया था, कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति था ये, वारेन हेस्टिंग्स बन के आ गया था। अब इसे अलग अलग सेनाओं को भेजता था लड़ाई लड़ने के लिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा जो पड़ता है वो तमिलनाडु के तट पर पड़ता है। पोर्टो नोवा का युद्ध तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु पड़ता है पोर्टो नोवा। वहाँ पर 1783 में युद्ध हुआ, और ये लड़ाई अंग्रेज एक गवर्नर था जिसका नाम था, वहाँ का जो सेनापति था उसका नाम था आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया पोर्टो नोवा के युद्ध में। तो पूछा जाता है कि पोर्टो नोवा का युद्ध कौन से
आंग्ल मैसूर युद्ध में के समय हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। इस युद्ध में कोई भी निर्णय नहीं आया, न तो अंग्रेज हारे न तो ये मैसूर वाले हारे, लेकिन इस लड़ाई में हैदर अली की मृत्यु होगी 1782 में, जो मैंने यहाँ पर बताया है कि 1782 में हैदर अली को क्या हो गई, इस युद्ध में मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद उसकी जगह गद्दी पर कौन बैठ गया लड़ाई में, सेना का नेतृत्व करने लगा टीपू सुल्तान। 2 साल लड़ाई चली 80 से 84। फिर जब संधि कोई भी फैसला नहीं आया तो इनकी संधि की गई कि चलिए भाई अब संधि कर लेते हैं। लड़ाई बहुत हो गई, सेना बहुत से लोग मारे गए हैं, तो दोनों को बुलाया जाता था, दोनों को कसम खिलाई जाती थी कि खाओ अपनी माँ की कसम। अंग्रेज कहते थे कि उससे टीपू सुल्तान से कि खाओ अपने मरे हुए बाप हैदर अली की कसम, तो हैदर अली टीपू सुल्तान ने उसकी कसम खाई। और वो अंग्रेजों को कहा गया तुम भी खाओ अपनी एलिजाबेथ की कसम, अपने रानी की कसम, तो वो भी कसम खाए। संधि का मतलब ये होता है कि दोनों लोग कसम खाएंगे कि अब हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं में नहीं आएंगे, हम एक दूसरे के नियमों को उल्लंघन नहीं करेंगे। इसी को कहा जाता है संधि, कसम खाना। जैसे होता है ना सब लोग कसम खाते हैं, उसी प्रकार से। तो संधि के तहत ये भी लड़ाई समाप्त हुई, कोई नतीजा नहीं हुआ। फिर तीसरा जो था 1790 से 92 के समय में युद्ध शुरू हो गया। इसमें अंग्रेजों का कहना था कि तुम फ्रांसीसियों की मदद मत लो। अंग्रेज इससे कह रहे थे कि तुम फ्रांसीसियों की मदद मत लो, लेकिन हुआ क्या कि फ्रांसीसी की मदद टीपू सुल्तान ले रहा था, तो अंग्रेजों ने इन पर आक्रमण कर दिया 1790 से 92 में। और ये लड़ाई जो था वो अंग्रेज जीत गए। अब अंग्रेज जीत गए, टीपू सुल्तान हार गया। इसका मतलब ये है कि अब तो कसम खानी पड़ेगी केवल एक व्यक्ति को, किसको, टीपू सुल्तान का। अंग्रेज थोड़ी कसम खाएंगे। तो कहा कि खाओ कसम कि अब तुम मुझे 3 करोड़ रुपए 1 साल में दोगे। मतलब कहा गया कि 1 साल नहीं, मुझे तुम जितनी मेरी हानि हुई है उसकी सेनाओं को ले लिया गया, उसको 3 करोड़ रुपए का हर्जाना लगा दिया गया। मतलब एक तरीके से बहुत ही उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। और उस कहा गया कि तुम जब तक 3 करोड़ मुझे दे नहीं दोगे तब तक तुम्हारे 2 बच्चे को मैं अपने कब्जे में ले लूँगा। और उस वक्त गवर्नर जनरल जो भारत का बन के आया था, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वही था जिसके समय में अमेरिका क्या हो गया था, स्वतंत्र हुआ था। 1700 पढ़े हैं ना कि 1773 से 82 तक जो अमेरिका की क्रांति चली थी, तो उस वक्त अमेरिका में कौन था, वही था कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो वहाँ पर जब इसके रहते हुए अमेरिका आज़ाद हुआ, तो इसका मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को पता था कि किस तरीके, क्योंकि जो हारा हुआ व्यक्ति होता है या जो व्यक्ति फेल होता है तो उसको अच्छी रणनीति पता होती है कि अब किस तरीके से आगे चलेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो कॉर्नवालिस वहाँ पर अमेरिका में उस वक्त गवर्नर जनरल था, तो वहाँ से ब्रिटेन वालों ने इसे भारत में भेजा था कि चलो वहाँ पर हार के बहुत कुछ सीख लिया है, भारत में जाओ। तो भारत में आया था कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस वही जो भारत में पुलिस प्रशासन इस सबका समाज सुधारक जिसे कहा जाता है, सुधारक कहा जाता है। तो वो 1790 से 92 में आया और भारत में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान को बहुत से कसम खिलाए गए। जो मैंने कहा, उसके बहुत से क्षेत्र ले लिए गए, उस पर हर्जाने लगाए गए, उसके 2 पुत्र को अपने कब्जे में ले लिया गया, 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद 1799 के समय में ये संधि श्रीरंगपट्टनम से समाप्त होगी ना। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, कब, 1799 में। एक तरीके से टीपू सुल्तान पर बहुत अधिक दबाव बना रहे थे, कौन, ये अंग्रेज लोग। जब दबाव बना रहे थे तो टीपू सुल्तान ने सोचा कि हम लड़ाई लड़ेंगे। और उस वक्त हमारे जो अंग्रेजों को जो गवर्नर जनरल बन के आया था, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था, लॉर्ड वेलेस्ली, जिसे बंगाल टाइगर कहा जाता है। दबंग टाइप का व्यक्ति था, जबरी बतियाता था, सहायक संधि करता था। सहायक संधि का मतलब होता है कि जैसे ये जो यहाँ का मैसूर है और ये उस वक्त तो यहीं पे बैठते थे अंग्रेज। यहाँ से वेलेस्ली ने क्या किया, इसको पत्र भिजवाया, किसको, टीपू सुल्तान को। कहा कि ऐसा करो, मैं तुमसे लड़ाई नहीं लड़ूंगा, बस अपनी संधि के तहत तुम अपनी सेनाओं को, अपने साम्राज्य को मेरे तहत चलाओ। तो टीपू सुल्तान ने कहा बड़ा अजीब है भाई, मैं अपना साम्राज्य उसकी मर्जी से चलाऊं। तो उसने उसकी इस सहायक संधि वाली व्यवस्था को उसने क्या किया, खारिज कर दिया। किसने, टीपू सुल्तान ने। तो अब वो जो वेलेस्ली था सोचा कि इसे प्रेम से ही मानेगा नहीं, क्योंकि उस वक्त 1799 के समय में जो फ्रांस का जो राजा था उसका नाम क्या था, जिसका नाम सुने होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। उसका यूरोप में बहुत तेजी से क्या होता, कब्जा बढ़ा रहा था। तो यूरोप का कब्जा था, तो इसका मतलब वो सोच रहा है कहीं भारत में भी ये फ्रांसीसी अपना क्या कर ले, कब्जा न कर ले, फ्रांसीसी भारत में भी आकर कहीं हमारे लिए चुनौती न बन जाए। तो ये चाहता था कि वेलेस्ली कि भारत में जितने भी साम्राज्य शासक हैं वो हमारे नियंत्रण में आ जाए सहायक संधि के थ्रू। तो एक तरीके से हमारे यहाँ फ्रांसीसियों से हम अपने साम्राज्य की क्या कर सकेंगे, रक्षा कर सकेंगे। तो लेकिन अब उसकी इस संधि को इसने खारिज कर दिया। वेलेस्ली को बहुत गलत आदमी नहीं है था,
इसका भी सोच सही था कि भारत में नेपोलियन बोनापार्ट आए, उससे अच्छा है कि हम ही क्या करें, सब जगह पे मेरा शासन रहे, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट जब आक्रमण करे तो हम ही उनसे मुकाबला करेंगे। लेकिन नहीं माना टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान लड़ाई लड़ा और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की गेट पर, जहाँ पर इसने स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए थे, वहीं पर ये क्या हो गया, शहीद हो गया। और इस तरीके से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हुआ। इसमें कोई संधि वंधि तो नहीं होगी, क्योंकि वो जब मरी गया तो उसके बाद जो चिक्का वंश का जो शासक था, उसका नाम था कृष्ण, उसका चिक्का वंश का जो शासक था उसको गद्दी पर बैठा करके क्या किए, उसके बाद अपने कब्जे में ले लिए इस पूरे मैसूर को अंग्रेजों ने। तो इतना याद रखिएगा, ये चारों आपको लड़ाइयाँ याद रखनी चाहिए, कब 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 हुआ था, और उसके बारे में जो मैंने कुछ बातें बताई, कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ, इतना ही बस आपको याद रखना है। इसमें इससे ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी तैयारी करनी होगी तभी याद कीजिएगा। वन डे एग्जाम के लिए तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। तो बस इतना ही करते हैं। सभी को धन्यवाद, गुड नाइट और बाय।